ओके, तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नर इम्पल्स, उनके कंडक्शन और जनरेशन के बारे में। तो अगर आपको नर इम्पल्स और उनका जनरेशन और कंडक्शन इस टॉपिक में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए। आइए जानते हैं सबसे पहले नर इम्पल्स क्या होता है। मैं फिर से बताता हूँ, जो आपके क्या होते हैं एक्सॉन होते हैं, ठीक है, उनके अक्रॉस जो चार्ज का क्या होता है फ्लो होता है, ठीक है, उस चार्ज के फ्लो से जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं नर इम्पल्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम ये समझ चुके हैं कि नर इम्पल्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसका जनरेशन कैसे होता है और इसका कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है क्या। तो सबसे पहले इनके जनरेशन की बात करेंगे। तो जनरेशन की बात करने से पहले हमें कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में बात करना होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नर्व के जनरेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं नर इम्पल्स के जनरेशन के। नर इम्पल्स का जो जनरेशन होता है उसमें कुछ बेसिक बातें की बात करेंगे। तो आपको नर इम्पल्स के जनरेशन में ये चार आपको टर्मोलॉजी ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला टर्म आपका क्या है, उसको हम कहते हैं क्या पोलराइजेशन कहते हैं। दूसरे टर्म को क्या कहते हैं डिपोलेशन कहते हैं। और तीसरे टर्म को हम क्या कहते हैं रिपोलेशन कहते हैं। और चौथे टर्म को क्या कहते हैं हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। तो इन जो चार टर्म है इनको बिना समझे हमारा नर इम्पल्स का कंडक्शन और जनरेशन का टॉपिक नहीं हो पाएगा। तो देखिए ध्यान से समझते हैं। देखिए ध्यान से, जब क्या होता है पोलराइजेशन एक ऐसी अवस्था होती है, एक्सॉन की एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय एक्सॉन के ऊपर कोई नर्व इम्पल्स नहीं होते हैं या कोई स्टिमुलस नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो पोलराइजेशन एक्सॉन की वह अवस्था है जहां पर एक्सॉन के पास कोई भी स्टिमुलस या नर्व इम्पल्स नहीं होता है। बात समझ में आ गया। दूसरी अवस्था होती है क्या डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर एक्सॉन के ऊपर कोई नर इम्पल्स आ जाता है। बात समझ में आ गया। अच्छा, नर इम्पल्स आ जाता है तो उस दौरान जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, ये जो आपकी पोलराइजेशन अवस्था होती है यहाँ पर कोई इम्पल्स नहीं होता है, कोई आपका स्टिमुलस नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं रेस्टिंग अवस्था कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है क्या, या रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो हमने बात किया पहली अवस्था क्या है पोलराइजेशन की जहां पर कोई नर इम्पल्स नहीं रहेंगे। दूसरी अवस्था क्या है आपकी डिपोलराइजेशन की जहां पर नर इम्पल्स होंगे, ठीक है। तीसरी अवस्था होती है क्या रिपोलराइजेशन की, मतलब कि एक्सॉन के पास क्या होती है या एक्सॉन की क्या होती है तीसरी अवस्था होती है जिसमें एक्सॉन क्या होता है फिर से सिग्नल लेने के लिए, फिर से स्टिमुलस लेने के लिए तैयार हो जाता है। बात समझ में आ गया। इसके बाद चौथी अवस्था आती है क्या हाइपर पोलराइजेशन की। यह ऐसी अवस्था होती है जहां पर एक्सॉन को लंबे समय तक अगर स्टिमुलस नहीं मिलता है तो वह हाइपर पोलराइजेशन की अवस्था में चली जाती है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या थे कुछ टर्मिनोलॉजी थे, इस टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या अब नर इम्पल्स के जनरेशन के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो बारी बारी करके हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए ये क्या होता है, मैं यहाँ पर एक्सॉन बनाने जा रहा हूँ। क्या होता है एक्सॉन, ठीक है। अब देखें एक्सॉन के अंदर क्या होते हैं, एक्सॉन के बाहर क्या होते हैं कुछ फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं ECF कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सॉन के अंदर भी क्या होते हैं कुछ फ्लूइड होते हैं। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, या इसी को हम प्यार से क्या कहते हैं एक्सोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं एक्सोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको एक्सोप्लाज्मा कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब आपको ध्यान रखना है जो एक्सॉन के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है यहाँ पर क्या होते हैं आपके सोडियम ज़्यादा होते हैं। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है ज़्यादा होता है। और क्या होता है यहाँ पर क्लोरीन का कंसंट्रेशन क्या होता है ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड होता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह रहे हैं वहाँ पर सोडियम और क्लोरीन की कंसंट्रेशन क्या होता है ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो ECF है यहाँ पर क्या होता है पोटेशियम और क्या होता है फॉस्फेट क्या होता है यहाँ पर कम होता है, ठीक है। पोटेशियम और फॉस्फेट क्या होता है यहाँ पर कम होता है। बात समझ में आ गया। अब आपको ध्यान रखना है जो एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्सोप्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर आपका सोडियम और क्लोरीन क्या होता है आपका कम होता है, जबकि यहाँ पर पोटेशियम
और क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ये पहला कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और इस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम प्यार से एक्सोप्लाज्मा कहते हैं। हमने फिर समझा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जबकि सोडियम और क्लोरीन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जबकि पोटेशियम और फॉस्फेट क्या होते हैं, कम होते हैं। जबकि एक्सोप्लाज्मा के अंदर सोडियम और क्लोरीन क्या होते हैं, कम होते हैं, और पोटेशियम और फॉस्फेट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। कहाँ पर सर, एक्सोप्लाज्मा के अंदर। तो एक्सोप्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी क्या होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। खास बात आपको ध्यान रखनी है, आगे कि जितने भी हम टॉपिक में बात करेंगे, हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को न मानकर हम क्या मानेंगे, इसके मेम्ब्रेन पर सारी बात करेंगे। मतलब चार्ज का सारा खेल हम एक्सोलेमा पर करेंगे। बात समझ में आ गया। इसका मतलब एक्सोलेमा हमारे लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। ठीक है क्या, चलें, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके बारे में पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में ध्यान रखने हैं। देखिए ध्यान से, जहां आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट वाले टर्म आए, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि यहाँ पर आयंस का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। यहाँ पर एनर्जी का यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। जबकि जहाँ पर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, वहाँ पर आपको समझना होगा कि यह एक एनर्जी बेस्ड प्रोसेस होगा। यहाँ पर आयंस का मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी लगाना होगा, और यहाँ पर आयंस का मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा। ठीक है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है। अभी पर बात कर लेते हैं क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट 3 के बारे में। आपको तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, किसके बारे में, चैनल और पंप के बारे में। किसके बारे में, चैनल और पंप के बारे में। किसके बारे में, चैनल और पंप के बारे में आपको ये तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, जहां आपको क्या मिले, चैनल मिले, जहां आपको चैनल टर्म मिले, आपको तुरंत समझ जाना होगा जहां चैनल है वहां पर ट्रांसपोर्ट कैसे होने वाला है, पैसिव होने वाला है। एनर्जी का यूज नहीं होगा, अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चलेगा। ठीक है क्या, ये बातें किसके बारे में आपको ध्यान रखनी है, चैनल के बारे में। और ये चैनल कैसे होते हैं आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब हर एक पार्टिकुलर आयंस के लिए अलग अलग चैनल होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से चैनल टर्म जहां भी आ जाएगा आपको क्या बात ध्यान रखने हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला, चैनल क्या होते हैं, आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है क्या, दूसरा, अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कराते हैं। तीसरा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कराते हैं। चौथा, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, मतलब हर आयंस के लिए चैनल अलग अलग होंगे। अब जहां भी टर्म आ जाएगा क्या, जहां भी टर्म आएगा क्या, पंप का, जहां भी टर्म आएगा किसका, पंप का, जहां भी टर्म किसका आएगा, पंप का। ठीक है, तो पंप के बारे में चैनल का अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि पंप अगर रहेगा तो क्या कराएगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कराएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कराएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कराएगा, और ये स्पेसिफिक नहीं होगा। मतलब कि एक चैनल जो, एक पंप जो होगा वह एक ही अलग अलग आयंस का मूव करा सकता है। ठीक है, तो हमने ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, किसके लिए, नर इम्पल्स के जनरेशन और कंडक्शन को समझने के लिए। बात समझ में आ गया, यहां तक चीज ध्यान रखेंगे। अब देखें, अब यहां पर हम बात करने वाले किसके बारे में, नर इम्पल्स के जनरेशन के बारे में। अब मैंने कहा नर इम्पल्स तभी जनरेट हो पाएगी जब एक्सॉन के अकॉर्डिंग, एक्सॉन के अक्रॉस क्या हो, चार्ज का फ्लो हो। मान लेते हैं आपका ये एक्सॉन है, और इस एक्सॉन के अक्रॉस जो एक्सोलेमा है, यहाँ पर अगर चार्ज का फ्लो होगा तभी क्या होगा, यहाँ पर नर इम्पल्स जनरेट होगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नर इम्पल्स को जनरेट करने के लिए हमें चार्ज का फ्लो कराना होगा। अब समस्या ये है कि जो हमारा एक्सॉन होता है वह क्या होता है, एक इंसुलेटिंग होता है। ये क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। अब इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है तो चार्ज का तो फ्लो हो नहीं पाएगा। अच्छा, चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा तो नर इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाएगी, और नर इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाएगी तो हमारे
एक्सॉन जो होंगे काम नहीं कर पाएंगे, और एक्सॉन नहीं काम कर पाएगा तो हमारे न्यूरॉन्स काम नहीं कर पाएगा, और हमारे न्यूरॉन्स काम नहीं कर पाएगा तो हमारा न्यूरल सिस्टम नहीं काम कर पाएगा, और न्यूरल सिस्टम नहीं काम कर पाएगा तो हमारे जो रिस्पॉन्स होते हैं वह नहीं हो पाएंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब हमें एक्सॉन के अक्रॉस चार्ज का फ्लो कराना होगा। अब चार्ज का फ्लो कैसे कराएंगे? एक्सॉन तो इंसुलेटिंग है, तो क्या होता है, चार्ज का फ्लो कराने के लिए एक्सॉन के ऊपर 3 टाइप के क्या पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, 3 टाइप के पोर पाए जाते हैं। उन पोर को हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। अब यह मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या छेद कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 3 टाइप के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या छेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका लीक चैनल, दूसरा होता है आपका क्या, सोडियम पोटेशियम पंप एटीपेज, तीसरा होता है क्या, VGC वोल्टेज गेटेड चैनल। बात समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, ये लीक चैनल क्या होता है, और ये VGC क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। देखिए ध्यान से, आपको इस डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्या क्या दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा एक्सॉन है, एक्सॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्सॉन के अंदर क्या आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब आप देखिए, यहां देखें, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा क्या, देखिए ध्यान से, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, लीक चैनल। क्या दिखाई दे रहा है आपको, लीक चैनल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई क्या दे रहा है, क्या, सोडियम पोटेशियम पंप दिखाई दे रहा है, और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, VGC दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, VGC। क्या दिखाई दे रहा है आपको, VGC। अब आपको ध्यान ये रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, देखिए ध्यान से, ये लीक चैनल भी आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक लीक चैनल होता है किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक है, और दूसरा लीक चैनल किसके लिए होता है, आपका पोटेशियम के लिए होता है। मतलब अलग अलग आयंस के लिए लीक चैनल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 में यही बताया था कि जहां पर चैनल टर्म आएगा इसका मतलब वह स्पेसिफिक होते हैं, हर एक आयंस के लिए चैनल अलग अलग होते हैं। तो देखिए ध्यान से, सोडियम के लिए लीक चैनल अलग होगा, पोटेशियम के लिए लीक चैनल अलग होगा, बाकी और के लिए लीक चैनल अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखें, पंप मैंने बताया था आपको ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, एक ही पंप से अलग अलग आयंस का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया था कि VGC के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये भी चैनल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, आपका स्पेसिफिक होगा, मतलब कि सोडियम के लिए VGC अलग होगा, उसको हम कहेंगे क्या, VGC फॉर सोडियम कहेंगे। ठीक है, और पोटेशियम के लिए आपका VGC अलग होगा, इसको हम क्या कहेंगे, VGC फॉर पोटेशियम कहेंगे। ठीक है, अब देखें, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक की क्या है, अपनी इंपॉर्टेंस है, हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, लीक चैनल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, लीक चैनल के बारे में बात करेंगे। देखिए ध्यान से, चैनल शब्द आया है, इसका मतलब चैनल शब्द आती है, आपको मेन बातें क्या होनी चाहिए कि यह पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, आयंस का पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा। नंबर 2, ये क्या करेगा, बिना एनर्जी का यूज करेगा। नंबर 3, ये क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। नंबर 3 क्या होगा, ये स्पेसिफिक होगा। क्या होगा, ये स्पेसिफिक होगा। अब आपको ध्यान ये रखने हैं, क्या ध्यान रखने हैं कि हमारे एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, लीक चैनल फॉर पोटेशियम क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लीक चैनल ऑफ सोडियम, लीक चैनल ऑफ सोडियम। अब देखिए ध्यान से, लीक चैनल क्या कहते हैं, मैंने कहा कि ये क्या करते हैं, अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ऊपर क्या होते हैं, आपके सोडियम ज़्यादा होते हैं, सोडियम क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, आपके सोडियम ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, पोटेशियम ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, पोटेशियम ज़्यादा होते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपका लीक चैनल है, ये क्या करेगा, सोडियम को क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ भेजेगा, और पोटेशियम क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ भेजेगा, अंदर से बाहर की तरफ भेजेगा। खास बात यह है कि चूंकि पोटेशियम का लीक चैनल ज़्यादा है, इस वजह से पोटेशियम क्या होंगे, ज़्यादा बाहर जाएंगे, पोटेशियम क्या होंगे, ज़्यादा बाहर जाएंगे, और सोडियम क्या होंगे, कम अंदर आएंगे, सोडियम क्या होंगे, कम अंदर आएंगे। इससे ओवरऑल ये होगा, क्या होगा इससे, ओवरऑल इससे ये होगा
कि एक्सॉन के बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक्सॉन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपके लीक चैनल वर्क करेंगे तो ये एक्सॉन को ऊपर, एक्सॉन का जो ऊपरी वाला भाग होगा, आउटर वाला पार्ट होगा, उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, एक्सॉन के अंदर वाले पार्ट को क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो आपके लीक चैनल के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पंप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पंप के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात करते हैं। देखिए सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, पंप जैसे ही नाम आया आपको दिमाग में होना चाहिए ये कैसे होते हैं, आपके स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करते हैं, काम करते हैं। समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए आपका क्या है, एक्सॉन है, और यहाँ पर कहीं क्या आपका, मान लेते हैं यहाँ पर क्या आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। अब देखिए हम जानते हैं कि एक्सॉन के बाहर क्या होता है, सोडियम क्या होता है, ज़्यादा होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपका पोटेशियम ज़्यादा होता है। अब क्या करते हैं, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये क्या करते हैं, यहाँ से अंदर से क्या करते हैं, अंदर से क्या करते हैं, ये 3 सोडियम को क्या करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं, और बाहर से क्या करते हैं, 2 पोटेशियम को क्या करते हैं, अंदर भेजते हैं, 2 पोटेशियम क्या करते हैं, अंदर भेजते हैं। इससे ओवरऑल क्या होगा, बाहर चूंकि 3 सोडियम जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और क्या होंगे, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखने हैं, आपको ध्यान ये रखने हैं कि जो आपके लीक चैनल होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके लीक चैनल होते हैं, ठीक है, आपके क्या होते हैं, लीक चैनल प्लस सोडियम पोटेशियम पंप, लीक चैनल प्लस सोडियम पोटेशियम पंप जब भी ये काम करेंगे, ये क्या करेंगे, आपके एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या करेंगे, ये निगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, और एक्सोलेमा के अंदर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा लीक चैनल है वो क्या आपका VGC है। क्या है आपका, वो VGC है। क्या है आपका, VGC चैनल है। ठीक है, सोडियम आपको वोल्टेज गेटेड चैनल है। ठीक है, देखिए ध्यान से, फिर से चैनल वर्ड आया है तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चैनल है तो क्या होगा, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेगा, एनर्जी का यूज नहीं करेगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, लेकिन खास बात ये है कि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्या होते हैं, पार्टिकुलर वोल्टेज पर ओपन होते हैं। ये 2 टाइप के हमें पढ़ने हैं, एक होते हैं क्या, VGC फॉर सोडियम, और दूसरे होते हैं VGC फॉर पोटेशियम। ये जो VGC फॉर सोडियम है ये कब ओपन होगा, जब वोल्टेज क्या होगी, लो होगी, और VGC फॉर सोडियम कब ओपन होगा, जब वोल्टेज क्या होगी, हाई होगी। तो आपको चीज ध्यान रखनी है, क्या VGC फॉर सोडियम कब ओपन होगा, जब वोल्टेज क्या होगी, कम होगी, और VGC फॉर पोटेशियम कब ओपन होगा, जब वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप थोड़ी सी बात यहाँ करते हैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि चैनल है तो अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेंगे। देखिए ध्यान से, अब ऊपर की तरफ क्या होता है, सोडियम क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो देखिए ध्यान से, होगा क्या, जब सोडियम का चैनल खुलेगा तो ढेर सारे सोडियम क्या होंगे, अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होंगे, नीचे आएंगे, कहाँ आएंगे, एक्सोप्लाज्म में आएंगे। इससे रिजल्ट क्या होगा, होगा कि ऊपर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे। क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि VGC फॉर सोडियम अगर ओपन है, या सोडियम वर्क कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, एक्सोलेमा के बाहर क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज कर देंगे, और एक्सोलेमा के अंदर क्या करेंगे, एक्सोप्लाज्म में क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब देखें, बात करते हैं VGC फॉर पोटेशियम की। किसकी, VGC फॉर पोटेशियम की। अब जब वोल्टेज हाई होता है तो VGC फॉर पोटेशियम ओपन होता है, क्योंकि आपको पता है अंदर की तरफ क्या होते हैं, पोटेशियम ज़्यादा होते हैं। जैसे ही ये चैनल खुलता है ये ढेर सारे क्या करते हैं, पोटेशियम को बाहर भेज देते हैं, ये बाहर भेज देते हैं अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसे रिजल्ट क्या होता है, होता है कि अंदर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, और बाहर की तरफ क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 4 बता दिए। ठीक है, तो नर इम्पल्स के जनरेशन और कंडक्शन में जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ बता दिया।
ठीक है, अब हम बात करेंगे नर इम्पल्स के जनरेशन कैसे होता है, उस टॉपिक के बारे में एक्चुअली बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं इस चीज़ को ध्यान से। तो नर इम्पल्स का जो जनरेशन होता है वह इस 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या कहलाता है आपका? पोलराइजेशन। दूसरा स्टेप कहलाता है आपका डिपोलराइजेशन। तीसरा स्टेप कहलाता है क्या? रिपोलराइजेशन। चौथा स्टेप कहलाता है क्या? हाइपरपोलराइजेशन। अब हम बारी बारी से कर सबके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे? पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से। पोलराइजेशन एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर एक्सोलेमा के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्सोलेमा के अंदर क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ध्यान से। जब एक्सोलेमा के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, एक्सोलेमा के अंदर नेगेटिव चार्ज हो, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन स्टेज कहते हैं या पोलराइजेशन अवस्था कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में कोई नर्व इंपल्स नहीं होता है, कोई स्टिमुलस नहीं होता है, इसलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होता है? एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और इस दौरान जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग द एनसीईआरटी -70 मिली वोल्ट होती है। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया पोलराइजेशन एक ऐसी अवस्था है, एक्सॉन की एक ऐसी अवस्था है जिस समय एक्सॉन के ऊपर कोई भी स्टिमुलस नहीं होते हैं। कोई भी स्टिमुलस नहीं होते हैं तो एक्सॉन के बाहर, एक्सोलेमा के बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्सोलेमा के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत क्या? अब देखिए ध्यान से, आपको और क्या ध्यान रखना है? इस दौरान जो आपका पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, जिसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट होती है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि यह ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव कैसे आ गया। तो इसका आंसर क्या है आपका? 2 रीजन है। क्वेश्चन उठता है कि एक्सॉन का डिपोलराइजेशन कैसे जनरेट हुआ या कैसे मेंटेन हो रहा है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा 2 चीजें, 3 फैक्टर बताता हूं। इसके लिए क्या है? 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? एक्सॉन को पोलराइज करने के लिए। पहला फैक्टर कौन सा है आपका? लीक चैनल। कौन है आपका? लीक चैनल। दूसरा फैक्टर कौन है आपका? सोडियम पोटेशियम पंप। तीसरा फैक्टर कौन सा है आपका? तीसरा फैक्टर कौन सा आपका? तो तीसरा फैक्टर आपका क्या? नेगेटिव चार्ज इनसाइड एक्सोप्लाज्म। नेगेटिव चार्ज इनसाइड एक्सोप्लाज्म। ये 3 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? आपके एक्सॉन को पोलराइज बनाते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जब आपका लीक चैनल काम करेगा, जब क्या करेगा? ये लीक चैनल क्या करेगा? वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? आपका चूंकि लीक चैनल पोटेशियम ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं? आपके ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम क्या करते हैं? बाहर भेजते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम अगर बाहर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा, सोडियम पोटेशियम पंप। मैंने आपको बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये सोडियम क्या करता है? 3 सोडियम को बाहर की तरफ भेजता है और बदले में क्या करता है? 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। अब 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर भेज रहा है, 2 अंदर लेकर आ रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? आपका ऊपर क्या होगा? आपका पॉजिटिव जाएगा और अंदर क्या होगा? नेगेटिव जाएगा। तीसरा फैक्टर, नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी इसके अंदर है जो इसको नेगेटिव बनाकर रखे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या? एक्सॉन की पोलराइजेशन स्टेज क्या होती है, इसमें क्या होता है? मैंने कहा पोलराइजेशन स्टेज ऐसी स्टेज है जिसके अंदर कोई नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया? इसको रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर एक्सोलेमा के बाहर पॉजिटिव चार्ज, एक्सोलेमा के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है।
इस दौरान जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, जिसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट आती है। एक्सॉन को पोलराइज करने के लिए 3 फैक्टर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर आपका क्या होता है, लीक चैनल। लीक चैनल फॉर पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम क्या होता है, बाहर जाता है, और इसका रिजल्ट होता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाती है। दूसरा जिन क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये 3 सोडियम को बाहर की तरफ भेजता है और बदले में 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ लेकर आता है। इस वजह से क्या होती है, आपकी एक्सोलेमा बाहर से पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव हो जाती है। तीसरा, कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं जो एक्सोलेमा के अंदर पाए जाते हैं, जो इसको नेगेटिव बनाए रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत क्या? अब हम अगले स्टेज पे चलते हैं। अगला स्टेप आपका क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है आपका, पोलराइजेशन के बाद अगली स्टेप क्या होती है आपकी, अगली स्टेप होती है क्या, डीपोलराइजेशन। क्या होती है, डीपोलराइजेशन। क्या होती है, डीपोलराइजेशन। अब देखें इस डीपोलराइजेशन में क्या होता है, इस डीपोलराइजेशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से। होता क्या है, डीपोलराइजेशन न्यूरॉन्स की एक ऐसी अवस्था है, न्यूरॉन्स की एक्सॉन की ऐसी अवस्था है जहां पर कोई स्टिमुलस आ जाते हैं, और जैसे ही कोई स्टिमुलस आ जाते हैं, जैसे ही कोई स्टिमुलस आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, अंदर से क्या होता है आपका पॉजिटिव जाता है, अंदर से क्या होता है ये पॉजिटिव जाता है, अंदर से क्या होता है ये पॉजिटिव जाता है, और बाहर से क्या होता है आपका निगेटिव जाता है, बाहर से क्या होता है आपका निगेटिव जाता है। देखिए जब पोलराइजेशन था तो क्या हो गया आपका, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। आपका जब डीपोलराइजेशन हुआ तो क्या हो गया आपका, अंदर पॉजिटिव और क्या बाहर निगेटिव। तो देखिए ध्यान से, डीपोलराइजेशन एक ऐसी अवस्था है जहां पर एक्सॉन के ऊपर कोई स्टिमुलस आ जाते हैं, स्टिमुलस आने से अंदर की तरफ क्या होता है ये पॉजिटिव, और बाहर की तरफ क्या होता है आपका निगेटिव हो जाता है, बाहर की तरफ क्या होता है आपका निगेटिव हो जाता है। अब समस्या उठती है, प्रॉब्लम उठता है क्या, कि इस दौरान जो आपका पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और इस एक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +45 मिली वोल्ट होती है, +45 मिली वोल्ट होती है। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कैसे स्टिमुलस के आने से ये मेम्ब्रेन बाहर से निगेटिव हो गई और अंदर से क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं, देखिए ध्यान से। होता क्या है, जैसे ही स्टिमुलस एक्सॉन के ऊपर आता है वैसे ही क्या करता है, एक्सॉन के ऊपर पाए जाने वाले VGC, क्या VGC फॉर सोडियम ओपन हो जाते हैं, VGC फॉर सोडियम ओपन हो जाते हैं। जैसे ही VGC फॉर सोडियम ओपन होता है, ढेर सारा सोडियम क्या होता है, ढेर सारा सोडियम का क्या होता है, इफ्लक्स होता है। कहाँ पर, एक्सोप्लाज्म के अंदर। अब देखिए ढेर सारा सोडियम अंदर की तरफ आया तो जाहिर सी बात है अंदर क्या हो जाएगा, माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, बाहर क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये आपकी ये दूसरी अवस्था है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, तीसरी अवस्था के बारे में। किसके बारे में, तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। देखिए ध्यान से, पोलराइजेशन का फिर से वापस हो जाना प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, रीपोलराइजेशन कहलाता है। मतलब कि इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में क्या होगा, बाहर फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर क्या होगा आपका फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और नीचे अंदर क्या होगा फिर से निगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर से क्या होगा आपका अंदर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गया, फिर से क्या होगा अंदर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और न्यूरॉन्स क्या होगा फिर से स्टिमुलस लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अब समस्या उठती है, क्वेश्चन उठता है कि सर पहले जब पोलराइजेशन था तो स्टिमुलस के आने से VGC खुल गया और वो क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। अब ये वापस डीपोलराइज से कैसे ये रीपोलराइज हो गया, तो इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने आपको VGC के बारे में बताया था। मैंने कहा था जब हाई वोल्टेज होगा तो VGC का क्या, VGC फॉर पोटेशियम ओपन हो जाएगी, जब लो वोल्टेज होगा तो VGC फॉर सोडियम ओपन हो जाएगी। देखिए ध्यान से, जैसे ही आपका स्टिमुलस के आने से यह वोल्टेज 45 मिलीवॉट पहुंचता है, ये एक हाई वोल्टेज है, और उस हाई वोल्टेज पर VGC फॉर क्या, VGC फॉर पोटेशियम ओपन हो जाते हैं, VGC फॉर पोटेशियम क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही VGC फॉर पोटेशियम ओपन होते हैं, ये ढेर सारे पोटेशियम को क्या करते हैं,
बाहर से अंदर से क्या करते हैं, ये बाहर भेज देते हैं। और अगर ढेर सारा पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बाहर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये 3 अवस्था होती हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? तो अब तक हमने नर इम्पल्स क्या होता है इसके बारे में बात कर दिया, नर इम्पल्स जनरेट कैसे होता है इसके बारे में बात कर दिया। अब बात करते हैं नर इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नर इम्पल्स का कंडक्शन। ठीक है, उसके लिए मैं आपको 3 एरिया बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं ये साइट ए है आपका, ये क्या है, साइट ए है। मान लेते हैं ये साइट बी है। मान लेते हैं ये साइट सी है। मान लेते हैं ये साइट डी है। मान लेते हैं साइट डी है। अब देखिए ध्यान से हुआ क्या, मान लेते हैं साइट ए पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया? साइड बी पर भी मान लेते हैं ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, ऊपर क्या आपका पॉजिटिव है और नीचे क्या आपका निगेटिव है। साइड सी पर भी ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, और नीचे क्या आपका निगेटिव है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, मतलब कि आप कह सकते हैं कि साइड ए जो है कैसी ये आपकी पोलराइज है, कैसी ये पोलराइज स्टेज में है, कैसी ये आपकी पोलराइजेशन स्टेज में है, कैसी ये आपकी पोलराइजेशन स्टेज में है। बात समझ में आ गया? अब मैंने आपको बताया था अगर न्यूरॉन्स पोलराइजेशन स्टेज में है इसका मतलब नर्व इम्पल्स को एक्सेप्ट कर सकता है। अब हुआ क्या देखें, साइड ए पर आपका क्या आया, नर्व इम्पल्स आया। साइड ए पर क्या है आपका नर्व इम्पल्स आया। अब जैसे ही साइड ए पर नर्व इम्पल्स आया, साइड ए के ऊपर पाए जाने वाले क्या VGC फॉर सोडियम ओपन हो जाते हैं। साइड ए पर पाए जाने वाले VGC फॉर सोडियम ओपन हो जाते हैं। जैसे ही साइड ए पर VGC फॉर सोडियम ओपन हुए, इस साइड ए का कंडीशन कुछ इस तरह हो गया। देखिए ध्यान से, इस साइड ए का कंडीशन कुछ इस तरह हो गया। अब इस साइड ए पर VGC ओपन होने के बाद ढेर सारे सोडियम क्या होते हैं अंदर की तरफ आते हैं। अब जब ढेर सारे सोडियम अंदर की तरफ आएंगे तो बताओ अंदर की तरफ क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि पहले यह साइड ए कैसा था पोलराइज था, लेकिन अब ये साइड ए अब कैसा हो चुका है, स्टिमुलस के आने के बाद यह साइड आपका ए जो हो चुका है ये कैसा हो चुका है आपका डीपोलराइज हो चुका है। कैसा हो चुका है आपका डीपोलराइज हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, अभी भी जो ये साइड जो आपका बी है अभी भी कैसा है आपका ये पोलराइज स्टेज में ही है। मतलब कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके ऊपर क्या है आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, अंदर क्या है इसके निगेटिव चार्ज हैं। अभी भी जो साइड आपका सी है ये कैसा है, ऊपर इसके ऊपर क्या है आपके पॉजिटिव चार्ज हैं और नीचे क्या है निगेटिव चार्ज हैं। साइड डी भी अभी पोलराइज स्टेज में ही है। अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, साइड ए कैसा हो चुका है आपका डीपोलराइज, साइड बी कैसा है अभी पोलराइज। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, देखो साइड ए पर नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता, साइड बी पर नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज जाता। तो हुआ क्या, यहाँ पर आपका साइड ए पर यहाँ पर क्या होगा आपका पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया कम हो गया। और आपको पता है, ठीक है, क्या पता है कि करंट का फ्लो जो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है। इसके लिए आप कह सकते हो कि सर साइड ए पर क्या होगा पोटेंशियल जो करंट होगा वह क्या होगा आपका करंट ए से बी की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ बात करो तो देखो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा आपका करंट बी से ए की तरफ फ्लो होगा, करंट बी से ए की तरफ फ्लो होगा। तो आपको ध्यान नहीं रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एक्सॉन के अंदर जो साइड आपका ए है, एक्सॉन के अंदर जो एक्सोलेमा है, ठीक है, एक्सोलेमा के अंदर जो एक्सोप्लाज्म में करंट का फ्लो ए से बी चलता है, जबकि एक्सोलेमा के ऊपर करंट का फ्लो बी टू ए चलता है।
अब देखिए ध्यान से, जैसे ही आपका करंट कहाँ आया, इस साइड बी पर पहुंचा, जैसे ही करंट आपका साइड बी पर पहुंचा, यहाँ पर पाए जाने वाले कौन VGC फॉर सोडियम क्या हो जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे। VGC फॉर सोडियम ओपन होंगे तो ढेर सारा आपका क्या सोडियम अंदर की तरफ आएगा, और ढेर सारा सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो बताओ अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये साइड बी अब कैसा हो चुका है, यह डीपोलराइज हो चुका है। कैसा हो चुका है, आपका डीपोलराइज हो चुका है। बात समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही आपका साइड बी डीपोलराइज हो रहा होता है, ठीक उसी समय आपका साइड ई रीपोलराइज हो जाता है। तो ये रीपोलराइज कैसे हो जाता है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर स्टिमुलस आने से वोल्टेज कितना पहुँच जाता है, स्टिमुलस के आने से वोल्टेज कितना पहुँच जाता है, +45, और +45 पहुँचते ही यहाँ पर आपका क्या पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है। पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो बाहर क्या करेगा, ये भेजेगा, किसको भेजेगा, पोटेशियम को भेजेगा। तो अंदर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यह इस तरह क्या होगा, आपका ये रीपोलराइज होगा, और ये इस तरह क्या होगा, आपका डीपोलराइज होगा। अब देखिए ध्यान से, अभी भी कैसी स्टेज में है, पोलराइज स्टेज में है। अब यहाँ भी फिर से क्या होगा, आपका करंट इधर की तरफ मूव करेगा, और इधर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब साइड सी कैसा हो जाएगा, आपका साइड सी कैसा हो जाएगा, आपका अब डीपोलराइज हो जाएगा। अब साइड बी कैसा हो जाएगा, आपका रीपोलराइज हो जाएगा। अब इस तरह करते करते आपको क्या होगा, नर्व कहाँ पहुँच जाएगी, आपकी एक्सॉन के पास पहुँच जाएगी। नर्व कहाँ पहुँच जाएगी, एक्सॉन के पास पहुँच जाएगी। बात समझ में आ गया। तो इस तरह हमने क्या बात किया, नर्व इम्पल्स क्या होती है उसके बारे में बात किया, उसका जनरेशन बात किया, और उसका कंडक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात किया। तो आज की टॉपिक हम इतनी रखते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।